भाभी जी। अमन भैया, आप कब आए? अभी कुछ देर पहले, जब आप अपने कपड़े पहन रही थी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? विश्वास नहीं होता आपको? हाँ, ये देखिए। अच्छी है ना वीडियो? डिलीट कीजिए नहीं तो। अरे ऐसे कैसे डिलीट मार दें? हाँ, अभी आपने सब कुछ दिखाया है तो हम भी तो कुछ दिखाएंगे। छोटू, ले बेटा दूध पी ले। नहीं, छोड़ो। क्या दे रहे तुम मेरे भाई को? क्या हुआ तुमको? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? हाँ? धर्म? पता नहीं, मैं तो दूध लेके आया था छोटू के लिए जो आपने मुझे दिया था। इतने में तनु ने मेरे हाथ से छीन लिया। बेटा, ये तुम्हारे मामा है ना? हाँ? क्या हो? वो ताई जी, हमें छोटू को दूध पिलाना था। ठीक है, पिला। अरे छोटू, दूध पी ले। मैंने क्या किया है? इसी का दिमाग खराब हो। अरे बहुत चर्बी चढ़ जाएगा मुझे। मारो साले को, मारो मारो। सुन, अब यहाँ आया ना तू, तो तुझे काट काट के ना कुत्ते को खिला देंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, पेट में दर्द हो रहा है। आप लेटिए, मैं बाम लेकर आती हूँ। कितनी बार कहा है कि भारी सामान मत उठाया कीजिए। वर्कर लोग काहे के लिए रखे हैं? ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और 10 दिन घर पे बैठना पड़ गया ना, तब पता चलेगा आपको। समझाइए अपने पापा को। थोड़ा आराम मिला? हाँ, आराम तो तुम्हारे हाथ लगाते ही मिल जाता है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, एक क्लिनिक खोल लेते हैं। पेशेंट्स आएंगे, हम बस टच करेंगे और फीस ले लेंगे। खूब कमाई होगी और फिर हम उससे अपना एक नया बंगला ले लेंगे। सुनो, जितना टच करना है ना हमको कर लो, ठीक है? किसी और को किया ना बहुत बुरा होगा। तुम तो एक पर्सनल डॉक्टर हो ना। अच्छा। हाँ, और एक बंगले की बात, तो तुम्हारे लिए ना माल खरीदेंगे। अब पूछो माल का नाम क्या रखेंगे? का? रज्जी महल। सच्ची में? बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे तुम भी तो सीख लो जरा। छोड़िए ना, बच्चे तीनों जगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? चौथे को भी जगने दो। दीदी, दीदी, देखो आम लाए हैं। आपको खट्टे वाले आम पसंद है ना? कहाँ से लाए हो? चोर, चोर, रुक, रुक, कहाँ भाग के जाएगा? अरे सुनिए, क्या कर रहे हो आप? पगला रहे हो क्या? अरे पगला तो इसके बच्चे हैं। हाँ? रुकिए, बेटा चोरी करता है और बहन खून। अरे भैया, बच्चों का मैटर है, भीड़ गए होंगे। अरे बच्चों का मैटर? मेरे बेटे को 16 टांके आए हैं, हॉस्पिटल में है वो, पता है? अरे तो उसका खर्चा हम दे रहे हैं ना। अरे रखो अपना खर्चा, हम बता रहे हैं। अगर हमारे बेटे को कुछ हुआ ना, पूरे परिवार में तुम्हारे मातम छाएगा। फिर वही तुम्हें खर्चा करना सबके। ए भैया जी, ए चुप रहो। नहीं तो अभी के अभी सबका खोपड़ी फोड़ देंगे, बता रहे हैं। अरे का मार बुरा दोगे का इन्हें? हम कह रहे हैं ना आपसे, हम इन्हें समझाएंगे। अरे समझाओ मत, इनको बताओ। जैसे कुत्ते को बांध के रखते ना पट्टे से, अपने बच्चों को बांध के रखे, नहीं तो बता रहे बहुत बुरा होगा। अरे हाँ हाँ चरण भैया, हम समझाएंगे ना, आप जाइए ना। और किसी चीज की कोई जरूरत हो तो बताइएगा। अरे नहीं चाहिए हमें कुछ। कहाँ है दोनों? आई एम सॉरी दीदी। तुम तो ए तनु बेटा, क्या हो गया? एक समय ऐसा था कि तुमको गुस्सा ही नहीं आता था, बात बात में भड़क जाती हो। क्या बात हो गया ऐसा? ताऊ जी, वो
हमने ही आम चुराया था और कृष भैया हमको मारने लगे। फिर दीदी को गुस्सा आया और बेटा और तुमने उसका सिर फोड़ दिया। बेटा क्या किया तुमने ये? हैं? तो क्या करते हम ताऊ जी? चुपचाप छोटू को मार खाने देते। अरे आम चुराता तो वापस छीन लेता। और ये जब देखो तो हमसे अरे चिपके क्या कर रहता रही है। हो? ताऊ जी हमारा दिमाग ऐसे ही खराब था। और ऊपर से किस बात पे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कोई तुमको तंग किया? कोई बात हुआ? ताऊ जी वो अनु, छोटू, जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। ए प्रभात, ए सुनो 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 तुम। अरे बच्चा लोग पे गुस्सा मत करना। गुस्सा हमको आ रहा है भैया, लेकिन इन दोनों पे नहीं, आप पे आ रहा है। कहीं करनी तो इनका है, लेकिन करवाने वाले कौन है? आप और भाभी। क्या आप बोल रहे हो? पगला गए हो? बकवास करे जा रहे हो? ना हम पगला गए ना हम बकवास कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? हम बोल रहे हैं सच। आप दोनों ने मिलकर हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। अरे छोटे भाई हैं हम आपके, दुश्मन नहीं है। चले जाएंगे, ज्यादा समय नहीं है। चलो रखो इसको, चलो तुम दोनों, चलो। देखो प्रभात, अरे नहीं सुनना, चलो। ये कोई तरीका है? छोटू, छोटू, छोटू। इस पे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम बर्बाद नहीं हो जाते ना, ये सब बंद नहीं होने वाला। कहाँ मिला है तुमको? घर के बाहर। जब से ये सब मिलने लगा है ना कुछ गलत होता जा रहा है। अपनी तनु कितनी शांत स्वभाव की थी, कोई सोच भी नहीं सकता कि पत्थर मार के किसी का सर फोड़ देगी। अगर हम रंगे हाथ पकड़ लेते ना, तो वही हाल करते जो तनु ने कृष का किया। माय गॉड सर, ये पूरे क्राइम सीन को सील कर दो। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, मुझे पूरी की पूरी डिटेल चाहिए। आपके रिश्तेदार थी वो? हाँ सर, हमारे छोटे भाई की पत्नी सर। लगता है उनको किसी ने नींद में ही मार दिया है, और उस बच्चे को भी। लेकिन अभी कल ही तो प्रभात भैया घर आए थे। आप? हाँ हमारी पत्नी है सर। सर हमको अपने भाई प्रभात का और दो छोटा बच्चे का चिंता हो रहा है सर। वो पता नहीं कहाँ गया। आप कुछ कह रही थी कि प्रभात कल रात को घर आया था? हाँ हाँ सर। क्यों? सर वो लोग यहाँ से शिफ्ट होकर जमशेदपुर जाने वाले थे, बस आखिरी बार इसलिए मिलने आया था सर वो। शर्म आनी चाहिए आपको भैया, कितनी नीच सोच है आपकी। हम आपका करनी पकड़ लिए तो हम नीच हो गए। ए प्रभात, अपना भाभी से इज्जत से बात करो, समझे? इज्जत पाने के लिए ना, इज्जत पाने लायक काम भी करना पड़ता है। गिनना आती है आप लोगों से। खैर जा रहे हैं शहर छोड़ के कल, जो करते मेरे करिए। तो उसके बाद आप लोगों की कोई बात नहीं हुई? नहीं सर। लेकिन सर प्रभात भैया और दोनों बच्चे हैं कहाँ? आप फिक्र मत करिए, उन्हें ढूंढ रहे हैं। इनके स्टेटमेंट्स ले लो। सर ये देखिए। बेटा बेटा, आराम से आराम से। इसकी बहन कहाँ है? कविता। सर सर यहाँ देखिए। इसको संभालो। अरे बेटा, ओ बेटा, उठो उठो उठो। ठीक है। छोटू का है, छोटू का है, छोटू का है, छोटू छोटू ठीक है, छोटू ठीक है। अनिल, प्रिया, ये देखो आगे। दीदी, छोटू तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? तनु,
लगता है सर इसी पत्थर से मारा गया। इसको फॉरेंसिक के हवाले कर दो, शायद कुछ मिल जाए। राइट सर। अनिल, कुछ और मिला? नहीं सर, घर में कहीं भी हाथापाई के कोई निशान नहीं है। बैग के और लगेज भी वहीं का वहीं है। ऐसा लगता नहीं कि कुछ भी चोरी हुआ है। इसका मतलब है जिसने भी मारा है वो मारने के इरादे से ही आया था। मकसद चोरी नहीं बल्कि इनका मर्डर ही था। राइट सर। मनीष, उस लड़की ने जरूर कुछ न कुछ देखा है। उसके चेहरे पर, उसके कपड़ों पर खून के छींटे। सवाल ये उठता है कि वो घर के बाहर पीछे वाले जंगल में कैसे पहुंचे, और उससे भी अहम सवाल ये है कि उनका बाप कहाँ है। सर कहीं ऐसा तो नहीं ये सब कुछ उनके बाप नहीं? इस वक्त कुछ भी रूल आउट नहीं कर सकते। सर यकीनन लड़की के स्टेटमेंट से बहुत कुछ पता चल सकता है, लेकिन वो काफी सदमे में है। अभी उससे कुछ भी पूछना सही नहीं होगा। कविता, उन दोनों बच्चों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजो। यस सर। सर क्या बोले डॉक्टर? वैसे दोनों बच्चे अभी ठीक हैं, शारीरिक रूप से उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची है, लेकिन लेकिन क्या? तन्नू के दिमाग पर असर पड़ा है। शायद उसने कुछ देखा है, लेकिन क्या, ये वही बता सकती है। बेटा देखो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तुम बस बता दो कि तुमने क्या देखा। घर में कोई आया था? अच्छा, जब घर में कोई आया था तब पापा घर में थे? अगर तुम कुछ बोलोगी नहीं तो हम पापा को ढूंढेंगे कैसे? याद करो, कोशिश करो बेटा। जब कोई आया था तब तुम सो रही थी या जाग रही थी? तनु क्या हुआ था? क्या रोना नहीं है? मैं तुम्हारे साथ था। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब मर्डर हुआ तब तनु वहीं पर थी, क्योंकि तनु जब हमें जंगल में मिली तब उसके चेहरे पर और कपड़ों पर खून के छींटे थे। तनु और उसका छोटा भाई दोनों उसी कमरे में थे, पर किलर ने उनको नहीं मारा। मेरा मतलब सर, दो चश्मदीद गवाहों को जिंदा छोड़ दिया। या तो किलर उनको जानता होगा और वो उनसे इतना प्यार करता होगा कि वो उन्हें मारना नहीं चाहता होगा, यानी कि उनका बाप था। या फिर किलर ने उनको देखा ही नहीं होगा और तनु ने समझदारी दिखाई और वो अपने भाई को लेकर वहां से चुपचाप भाग गई। ये बात समझ में नहीं आ रही। सर, प्रभात और रज्जी का फोन मिला है घर पे। हमने दोनों फोन फॉरेंसिक और साइबर वालों को दे दिए। तनु के लिए काउंसलर का इंतजाम हो गया? यस सर, कल से सेशन स्टार्ट हो जाएगा। छोटू, ले बेटा दूध पी ले। नहीं, छोड़ो। क्या दे रहे तुम मेरे भाई को? क्या हुआ तुमको? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? हाँ? धर्म? पता नहीं, मैं तो दूध लेके आया था छोटू के लिए जो आपने मुझे दिया था। इतने में तनु ने मेरे हाथ से छीन लिया। बेटा, ये तुम्हारे मामा है ना? हाँ? क्या हो? वो ताई जी, हमें छोटू को दूध पिलाना था। ठीक है, पिला। अरे छोटू, दूध पी ले। मैंने क्या किया है? इसी का दिमाग खराब हो। सर वो लड़की पागल हो गई है, मैं नहीं। और आप ऐसा सोच भी कह सकते हैं? तुमने उनको धमकी नहीं दी थी? हम बता रहे हैं, अगर हमारे बेटे को कुछ हुआ ना, पूरे परिवार में तुम्हारे मातम छाएगा। सर हम गुस्से में थे उससे। सर वो लड़की इतनी पागल हो गई थी कि मेरे बेटे का सर फोड़ दिया। एक बाप अपने बेटे का खून देखेगा ना तो गुस्सा तो आएगा ना। और उसी गुस्से में तुमने उसी तरह से उसकी माँ और उसके भाई का सर फोड़ दिया। सर आप फिर से वही बात कर रहे हैं। जब से मेरे बेटे का सर फटा है ना सर, मैं उसके पास ही हूँ, उसको छोड़ के कहीं नहीं गया हूँ। शहर छोड़ के कहीं मत जाना, और जब भी बुलाया जाए पुलिस स्टेशन आ जाना। सर प्रभात एक ग्रोसरी शॉप चलाता था मार्केट एरिया में, आमदनी ठीक ठाक थी। उसको आखिरी बार सुबोध के घर से निकलते देखा गया था। ये प्रभात और सुबोध के बीच में बनती थी? कुछ टाइम पहले तक दोनों फैमिली साथ में रहती, फिर रज्जी ने एक बच्चे को जन्म दिया। फैमिली बढ़ गई तो प्रभात अपनी पत्नी के साथ किसी अलग जगह पे शिफ्ट हो गया। तो पैसों का या पुश्तैनी जायदाद का कोई बंटवारा? नहीं सर, किसी पुश्तैनी जायदाद का कोई बंटवारा नहीं। सुबोध राजकीय विद्यालय में टीचिंग करता है और प्रभात के दोनों बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं। और दोनों की पत्नियां? रज्जी हाउसवाइफ थी सर। सबका कहना है कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। और सुबोध की पत्नी करुणा आयुर्वेदिक नुस्खे बेचती है और बनाती है, मोस्टली शौकिया तौर पर। दोनों के आपस में कोई अनबन नहीं थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ चरण है जिसके पास ये मर्डर्स का मोटिव है, लेकिन उसका रिकॉर्ड भी एकदम क्लियर है। वो घर में ही था।
जब तक ये प्रभात नहीं मिल जाता या फिर तनु कुछ बोलती नहीं, तब तक हम अंधेरे में रहेंगे। ये हो गई तुम्हारे लिए दवाई तैयार। लो लो, पियो 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 पियो, शाबाश। ना, लो और पियो। ये इसे नहीं, तुझे पीना चाहिए। अरे अमन, तू कब आया? जब तू अपनी बेचारी का रोना रो रहा था। मैं कोई रोना नहीं रो रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं, अपनी खुशबू के साथ। देख रहा हूं मैं कितना खुश है तू। शादी करके घर बसाना चाहता था, सुंदर सुशील पत्नी चाहिए थी तुझे, और ससुराल वालों ने पकड़ा दिया ये डैमेज पीस। ए, तमीज में रहो, समझे? मेरे तमीज में रहने से क्या तेरी किस्मत बदल जाएगी? मुझे देख, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो बंदिश। सुबह से लेकर शाम तक ऐश करता हूँ और रात को डबल ऐश करता हूँ। देख अमन, जब तक तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ, किसी दिन मेरा दिमाग घूम गया ना। तुम में से अमन कौन है? जी मैं हूँ। क्या हुआ? तुमसे कुछ बात करनी है। मैम, एक भी महीना ऐसा नहीं था कभी मेरी तनख्वाह देरी हुई हो। अच्छे इंसान थे। मतलब हैं, अच्छे इंसान हैं। उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी? सवाल ही पैदा नहीं होता मैडम। उसकी वाइफ को कितने अच्छे से जानते हो तुम? मैं मिला हूँ, 3-4 बार उनसे मिला हूँ। प्रभात भाई अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। मेरे घर पे देना है। तुम्हारी भाभी का जन्मदिन है ना, उसके लिए साड़ी है। उसको तोहफा देने के बाद उसके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, उसको देखने का मजा ही कुछ और है अमन बाबू। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो थाने बुलाएंगे। ठीक है। मैं ड्रैगन हूँ, मैं सबको खा जाऊंगा। मुझे सिर्फ छोटू की हंसी रोक सकती है, नहीं तो मैं अमर हूँ। और जैसे जैसे छोटू की हंसी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मेरी शक्ति कम हो जाएगी। ताई जी, ताई जी। सुबोध जी, लगता है आपकी वाइफ इन बच्चों से बहुत प्यार करती है। हाँ सर, करुणा के अलावा इन बच्चा लोग को इतना जल्दी कोई भी ठीक नहीं कर सकता था। इसका जान बसता था बच्चों में। और प्रभात की? मेरा मतलब है प्रभात भी इन बच्चों से उतना ही प्यार करता था। सर, जितना आप करुणा का प्यार देख रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा। प्रभात का पूरा जिंदगी बच्चा लोग और रज्जी के इर्द गिर्द घूमता है सर। अगर ऐसा है तो फिर ये प्रभात गायब कहाँ हो गया? हम जान रहे हैं सर आप क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन हम पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है ना, इसमें प्रभात का कोई हाथ हो ही नहीं सकता है सर। या तो प्रभात खुद ही कोई मुसीबत में फंस गया है, या वो रज्जी के पास। सर, रज्जी के फोन से कुछ मीडिया डिलीट किया गया था, उसे रिट्रीव किया जा रहा है। रज्जी और प्रभात के कॉल रिकॉर्ड्स भी आ गए हैं। इनको ना तो किसी अननोन नंबर से कॉल आया था, ना ही इन्होंने किसी को कॉल किया है। इनफैक्ट सिर्फ 2 कॉल्स प्रभात को दुकान से आए थे, बाकी सारी कॉल्स उनके आपस में ही है सर। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसका मतलब है जब मर्डर हुआ तब तन्नू 100% वहीं थी। और सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही आया जैसा हमने सोचा था। सर क्राइम सीन पे जो पत्थर मिला था, सर मर्डर उसी पत्थर से किया गया है, लेकिन सर कोई फिंगरप्रिंट या फिर डीएनए रिट्रीव नहीं हो पाया। सर रज्जी पे 4 से 5 बार उस पत्थर से वार किया गया है और बच्चे पे 1 बार। इसका मतलब है मारने वाले के दिमाग में बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई थी। सर इसी वजह से पत्थर पे इतना ज्यादा खून था कि कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाया। और कुछ अनयूजुअल? यस सर, रज्जी के साथ रेप भी हुआ था। व्हाट? लाश के साथ रेप? मतलब नेक्रोफिलिया? मतलब ये बंदा मुर्दों के साथ सेक्स करता था? बच्चों के लिए काउंसलर आ रहे हैं ना? यस सर। देखो बेटा, हम जानते हैं कि आप बहुत दुखी हो, लेकिन उस किलर ने आपके छोटे भाई गोलू को बहुत चोट पहुंचाई है ना, और आपकी माँ को भी ना। बेटा, उस आदमी ने जब आपके छोटे भाई को और आपकी माँ को मारा तब आप वहीं थी ना? क्या हुआ था वहां? आपने उस आदमी की शक्ल देखी थी ना? प्लीज, अभी तनु बहुत डरी हुई है, हम बाद में पूछताछ करेंगे।
सर मैं समझती हूँ, आपके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। मैडम, सिर्फ जानकारी ज़रूरी नहीं, जानकारी का जल्द मिलना भी ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब तक हमें किलर का पता चले तब तक वो अंडरग्राउंड हो गया हो। आई अंडरस्टैंड सर, पर तनु अब तक सारी बातें बताने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। ताई जी, आप ये दूध में क्या मिला रही हैं? बेटा, ये जड़ी बूटी है ताकि तुम दोनों को अच्छे से नींद आए और खासकर तुम्हें बुरे सपने ना आए। ताई जी, हमको बहुत डर लगता है। इसीलिए तो दवाई दे रही हूँ, सारा डर खत्म हो जाएगा। अब चलो चलो बेटो, यहाँ पे चलो। गुड गर्ल, ये लो, और पूरा खत्म करना है, ठीक है ना? पियो पियो पियो। गुड बॉय। रज्जी महल। मैं कम इन सर? कम इन। सर, रज्जी के फोन से जो मीडिया फाइल डिलीट हुए थे वो मिल गए। कुछ पिक्चर्स थे सर, ये। मतलब रज्जी किसी और के साथ? क्योंकि फोटो में इस आदमी की डील डॉल देखकर ये तो साफ पता चलता है कि ये प्रभात नहीं है। सर, हो सकता है रज्जी को कोई ब्लैकमेल कर रहा हो। मुमकिन है सर प्रभात ने ये फोटो देख ली और गुस्से में आकर उसने रज्जी का खून कर दिया। गुस्से की वजह अगर बेवफाई है तो इंसान हैवान बन जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन उसने अपने बच्चे को क्यों मारा होगा? हो सकता है सर प्रभात को ये शक हो गया हो कि ये बच्चा उसका नहीं है, इसी आदमी का है, और शायद इसी वजह से। और सर, उसके भैया भाभी बच्चों से जितना प्यार करते हैं उसे यकीन होगा कि वो उन्हें संभाल लेंगे। सर, तनु ने अपने बाप को ही मर्डर करते हुए देखा होगा, शायद इसी वजह से वो ज्यादा सदमे में है और हमें कुछ बता नहीं पा रही है। लेकिन जब तक प्रभात नहीं मिल जाता तब तक सच्चाई बाहर नहीं आएगी। ये प्रभात के नाम का डबल अलर्ट जारी करो और साइबर टीम से कहो कि ये पता करे कि रज्जी को ये फोटोज किस नंबर से भेजे गए थे, और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से कहो कि उस बच्चे की डीएनए टेस्ट भी करवाए। सर, हमको भी तो पता चले कि वो बच्चा प्रभात का था भी या नहीं। ओके सर। अमन कहाँ है? समीर कौन है? चल अरे अरे सर, मैंने क्या किया सर? अभी थोड़ी देर में तो खुद बताएगा कि तूने क्या किया है। सर, पर हुआ क्या? सर 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 लेकिन तूने रज्जी को फोटो भेजे थे ना? सर, मैंने नहीं भेजे। हो सकता है मेरे फोन से किसी और ने भेज दिया। तूने रज्जी को फोटो भेजे थे कि नहीं? सर, मैंने भेजे थे। वो प्रभात भैया ने एक बार मुझे अपने घर भेजा था किसी काम के लिए। भाभी जी, अमन भैया, आप कब आए? अभी कुछ देर पहले, जब आप अपने कपड़े पहन रही थी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? विश्वास नहीं होता आपको? हाँ, ये देखिए, अच्छी है ना वीडियो? डिलीट कीजिए नहीं तो। अरे ऐसे कैसे डिलीट मार दें? हाँ, अभी आपने सब कुछ दिखाया है तो हम भी तो कुछ दिखाएंगे। मुझे जब भी मौका मिलता था मैं वहां पहुंच जाता था। हमने उनको ब्लैकमेल जरूर किया था, लेकिन ये सब कुछ नहीं किया। बाकी के 2 बच्चों को क्यों छोड़ दिया? सर, हम सच कह रहे हैं। बच्चे को और भाभी को मैंने नहीं मारा। ये सब किसने किया मुझे नहीं पता। लेकिन तनु को पता है, उसने देखा था तुझे। अच्छा बेटा, बताओ ये कौन है? अमन चाचा। बेटा, उस रात वहां पर अमन चाचा ही थे ना? नहीं बेटा, ठीक से याद करो,
उस रात वहां पर अमन चाचा ही थे ना, उन्हीं ने तुम्हारी माँ को और तुम्हारे भाई को मारा ना? नहीं, अमन चाचा नहीं थे वहां पे। सर अमन का कहना है कि प्रभात को उसके और रज्जी के बारे में कुछ पता नहीं था। जाहिर है, क्योंकि अगर प्रभात को पता चला होता और उसी वजह से उसने रज्जी को मारा होता तो वो अमन को भी नहीं छोड़ता। गोलू प्रभात का ही बेटा था, तनु और छोटू का सगा भाई। सर हम इस केस के तकरीबन हर पहलू को इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं। ना तो हमें अभी तक कातिल मिला है और ना इस कातिल के बारे में कोई क्लू मिला है। यू राइट। अब तक हम इस केस के हर पहलू की तहकीकात कर चुके हैं, सिवाय एक। शुरू से हम सुनते आ रहे हैं कि प्रभात और रज्जी जमशेदपुर शिफ्ट हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वारदात की जड़ें वहीं से उगी हों? छोटू, हमको आज से बात ही नहीं करनी। हमसे गुस्सा हो तुम? देखो, हमें तुम्हारी फिक्र है ना, इसलिए हम कभी कभी तुम पर गुस्सा करते हैं। कभी कभी तो आपसे डर भी लगता है। तुम्हें कुछ नहीं हो, इसलिए तो हम तुम्हें कभी अपनी आंखों से दूर होने नहीं देना चाहते ना। अच्छा सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। मम्मी पापा तो छोड़ के चले गए, अगर आप भी ऐसा करोगे तो। सॉरी बोला ना, अब आजा जल्दी से। ये अब से हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। हाँ दीदी, पर रहेंगे कहाँ? मैडम हम प्रभात को 20 सालों से जानते थे, वो बहुत अच्छा आदमी था। उनकी किसी से कोई दुश्मनी? सवाल ही नहीं उठता मैडम, लेकिन वो कहते हैं ना, घर का भेद ही लंका ढाए। क्या मतलब? मतलब उनके भैया और भाभी उनके दुश्मन बने बैठे थे। लेकिन हमें तो पता है कि भैया भाभी दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। मैडम हम कहाँ मना कर रहे हैं इस बात से, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा प्यार भी जहर बन जाता है। करुणा भाभी प्रभात को अपने बच्चे की तरह समझती थी, रज्जी को भी फूलों की तरह रखती थी करुणा भाभी। लेकिन फिर तन्नू के जन्म के बाद करुणा भाभी ने बच्चे की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। कभी कभी तो यही समझ नहीं आता था कि बच्चे की माँ रज्जी है या फिर करुणा भाभी। बस यही बात रज्जी को खलने लग गई। हमें पता है कि जब प्रभात ने अलग होने की बात की थी तो दोनों भाइयों में काफ़ी कहासुनी हुई थी। जी बिल्कुल मैडम, करुणा भाभी की तबीयत फिर बिगड़ने लग गई, उन्हें दौरे से पड़ने लग गए। सुबोध भैया ने उनका इलाज कहाँ कहाँ नहीं करवाया। लेकिन फिर दोनों भाइयों के बीच में एक समझौता हुआ कि करुणा भाभी कभी कभी बच्चों से मिलती रहेगी। थोड़ा समय लगा, लेकिन करुणा भाभी ने इस समझौते को स्वीकार लिया। सर जमशेदपुर से कोई खास खबर नहीं है, सिर्फ इतना पता चला है कि प्रभात ने वहाँ पे घर किराए पे लिया था जहाँ वो शिफ्ट होने वाला था। हाउस ओनर नेबर से भी बात की पर कुछ अनयूजुअल मिला नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है कि यहाँ करुणा और सुबोध ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि प्रभात और उसका परिवार शहर छोड़ के जाएं। करुणा जी, सुना है वो अपनी ममता में इतनी बेकाबू हो गई थी कि प्रभात और उसका परिवार शहर छोड़कर न जाए, इसलिए आपने टोने टोटके का सहारा लेना शुरू कर दिया था। देखिए, जितना जल्दी सच बोलेंगे ना उतना बेहतर रहेगा तुम दोनों के लिए। सर हम अपना करुणा को टूटते हुए नहीं देख सकते थे सर, इसमें हमारा जान बसता है। और अगर ये मां नहीं बन सकती है तो इसमें इसका क्या गलती है सर? और क्या किया इसने? बस बच्चा लोगों को प्यार किया है ना सर। आप बताइए, बच्चा लोगों को प्यार करना कोई कानूनी जुर्म होता है क्या? और सर बात सिर्फ उनके यहाँ जाने की नहीं थी, तनु की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी, उसे नजर लग गई थी और वो बहुत चिड़चिड़ करने लगी थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं काला जादू करूंगी तो वो थोड़ी ठीक हो जाएगी। आखिरी बार जब प्रभात तुमसे मिलने आया तब तुम्हारी उससे लड़ाई हुई थी? नहीं सर, हम अपना भाई से कभी लड़ ही नहीं सकते थे, वो तो थोड़ा कहासुनी हो गया था। प्रभात, अपना भाभी से इज्जत से बात करो, समझे? इज्जत पाने के लिए ना इज्जत पाने लायक काम भी करना पड़ता है। वो सब भूल गया था सर, वो सब कुछ भूल गया था जो हम उसके लिए किए थे। वो बस हमसे पीछा छुड़ाना चाहता था और इसीलिए तुमने उसकी जान ली। उन दोनों बच्चों को छोड़ दिया जिससे तुम्हारी पत्नी को लगाव था, लेकिन उस मासूम बच्चे की जान ले ली जिसे रज्जी ने अपने करीब रखा था। और फिर अपने बदले की आग में तुमने रज्जी की लाश के साथ भी। क्या बोल रहे हैं सर आप? कितना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कह रही हूँ ना, हमने कुछ नहीं किया है सर, कुछ नहीं किया है।
इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सर तनु इनके ही घर में रह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके डर से वो कुछ नहीं कर रही? अनीश, वो उनकी गार्डियन है, सिर्फ शक के बिना पर हम कोई कदम नहीं उठा सकते। फिर भी उन पर 24 घंटे नजर रखो। कमाल है, हर कोई ऐसा कह रहा है कि हत्याकांड के कुछ दिनों पहले से ही तनु अजीब बिहेव कर रही थी। वो अपने छोटे भाई के लिए वो क्रिश पर जानलेवा हमला भी कर दी। आखिर एक 10 साल की बच्ची में इतना अग्रेशन किस बात का? अरे वाह तनु बेटा, आज तो आपके चेहरे पे न गुस्सा है न डर। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? छोटू से। छोटू से? वो है ही इतना प्यारा, तभी तो आप छोटू को सबसे बचाते ही रहती हो, है ना? उस दिन भी आपने छोटू को बचाने की कोशिश की ना, इसीलिए आपने पत्थर से कृष का सर फोड़ दिया ना। इसका मतलब कोई भी छोटू को अगर तकलीफ देने की कोशिश करेगा तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगी। सर तनु का केस थोड़ा पेचीदा है। उसे अपनी माँ की मौत देखने का, अपने भाई की मौत देखने का, अपने बाप के लापता होने का दुख तो जरूर होगा, पर उससे भी ज्यादा सदमा उसे छोटू को कुछ हो जाने के डर का है। इसका मतलब है कुछ ऐसा हुआ होगा जिसे तनु को लगे कि छोटू को खतरा है। वो छोटू को लेके अब भी इतनी पॉजिटिव है कि किसी को भी उसके करीब जल्दी जाने ही नहीं देती। जिस खतरे से तनु अपने भाई को बचाना चाहती है, क्या वो खतरा उसकी माँ और भाई की मौत से जुड़ा हुआ है या फिर उसके डर की वजह कुछ और ही है? और क्या ये खतरा अब भी कायम है? ये आप क्या बना रहे हो दीदी? ये रज्जी महल है, ये पापा ने हमारे लिए बनाया। यहाँ आंगन में होगा झूला और फिर यहाँ से ऊपर जाने के लिए हमारे कमरे में होगी सीढ़ी और हमारे कमरे में होगा एक गद्देदार बेड जिसमें तुम खूब उछलोगे, है ना? हाँ। माँ पापा भी वहाँ होंगे? क्या वो हमारा इंतजार कर रहे हैं? माँ तो नहीं, लेकिन पापा जरूर होंगे वहाँ पे। सब प्रभात की मौत हुई 12 दिन पहले और उसकी डेड बॉडी मिली है अभी 2 दिन पहले। पोस्टमार्टम में मौत की वजह? सर पे चोट। मतलब वैसे ही जैसे रज्जी और उसके बच्चे को मारा, लेकिन मर्डर के लोकेशंस अलग अलग हैं। जिस जंगल में प्रभात की लाश मिली, हो सकता है किलर ने प्रभात को उसी जंगल में मारा, वहाँ डंप किया और फिर प्रभात के घर चला गया। इसका मतलब है मनीष कि वो दोनों बचे हुए बच्चों को भी मारने की कोशिश करेगा। हमें तनु के बारे में और जानकारी निकालनी होगी। उसकी मानसिक स्थिति इस वारदात के पहले कैसी थी, उसका बिहेवियर, उसके दोस्त, सब कुछ। सर पूछताछ में पता चला है कि सुबोध ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, जबकि हमें अभी ही प्रभात की डेड बॉडी मिली है। तनु की तो स्कूल में सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में गिनती होती थी सर, और स्कूल के सारे स्टाफ को बड़ा दुख हुआ था ये सब जानकर। अच्छा, इस घटना से पहले तनु के साथ कोई हादसा हुआ था क्या? मेरा मतलब है कुछ ऐसा जिससे वो डर गई थी? नहीं सर, तनु के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन छोटू के दोस्त के साथ एक दुर्घटना जरूर हुई थी। क्या हुआ था? छोटू के दोस्त को सांप ने काट लिया था और बेचारे की डेथ हो गई थी। नाम क्या था उसका? रोहन। तनु, छोटू, सुनिए, आपने तनु और छोटू को देखा क्या? क्या हुआ? पता नहीं कहाँ चले गए। स्कूल स्टाफ का कहना है सर कि छोटू के फ्रेंड रोहन की मौत सांप के काटने से हुई थी, जबकि रोहन के नेबर्स का तो कुछ और ही कहना है। क्या मतलब? उनका कहना है कि रोहन ने पॉइजन खा के आत्महत्या कर ली थी। क्या? क्या सर? लेकिन एक 8 साल का बच्चा सुसाइड क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तनु ने रोहन के साथ गलत होते हुए देख लिया और इसीलिए वो छोटू को अपने पास ही रख रही थी? हाँ बोलिए। हेलो सर, हमारे बच्चे कहीं नहीं मिल रहे सर, हमने हर जगह ढूंढ लिए, कहीं नहीं मिल रहे सर, आप प्लीज हमारे बच्चे को ढूंढ लीजिए। मॉलेस्टेशन? सर मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन एक आदमी को देखा गया है स्कूल में जो अक्सर बच्चों के काफी करीब रहता था। बस दीदी, अब नहीं पीना। बेटा थोड़ा और पी लो। नहीं आंटी। बेटा ऐसे किसी को बिना बताए कहीं चले जाना ये गलत है ना? कहाँ जा रहे थे? रज्जी महल जा रहे थे हम लोग। रज्जी महल? ये कहाँ है? अंकल,
पापा ने जमशेदपुर में हमारे लिए घर बनाया, उसका नाम उन्होंने रज्जी महल रखा है। हम वहीं जा रहे थे ताकि मेरे छोटू को कुछ ना हो। मैं सब कुछ सच बताता हूँ, मारिए मत सर। चल बोल। सर मैं स्कूल की कैंटीन में चीजें सप्लाई करता हूँ, बस मेरी एक ही गंदी आदत है सर, उसी में फंस जाता हूँ सर। सर ऐसे ही एक दिन मुझे रोहन मिल गया, तनु ने मुझे देख लिया था। और रोहन ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन तुझे डर था कि तनु कहीं तेरा राज ना खोले, इसलिए सबसे पहले तूने प्रभात को मारा और फिर उसके घर गया उसके पूरे परिवार को मारने के लिए। सर मैं मानता हूँ कि मैं गंदा आदमी हूँ, पर सर मैं कातिल नहीं हूँ सर, मेरे यकीन मानिए सर। अच्छा बेटा बताओ, आपने उसका चेहरा देखा था? कौन था वो? बताओ बेटा, कौन था वो? क्या वो धर्म मामा थे या कोई और? मुझे इसी बात का डर था। तनु का दिमाग उस हादसे की याद को दबाने की कोशिश कर रहा है। हमको उसका चेहरा याद नहीं है, एकदम याद नहीं है। अगर वो कह रही है कि उसे कुछ याद नहीं, तो वो झूठ नहीं बोल रही, बल्कि उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। उसका ब्रेन उसे ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि छोटू की जिंदगी की सलामती ही उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें उसे थोड़ा और वक्त देना चाहिए। अमन, सुबोध और धर्म, ये हमारे 3 सस्पेक्ट्स हैं। अमन और धर्म सेक्सुअल ऑफेंडर्स की लिस्ट में आते हैं और वो हमारी हिरासत में। अमन और धर्म ने बाकी सारी चीजों को मान लिया है, लेकिन ट्रिपल मर्डर से साफ इनकार कर दिया है। फॉरेंसिक भी धर्म के फेवर में है। किसी ने भी उसे प्रभात के घर आते जाते देखा नहीं है, यहाँ तक कि उसकी फोन की लोकेशन भी वहाँ की नहीं है। ये रैंडम किलिंग भी नहीं हो सकती सर, क्योंकि प्रभात को उसके घर में नहीं मारा गया। इसका मतलब साफ है, प्रभात को मारने वाला उसको और उसकी फैमिली को अच्छी तरह से जानता था। बिल्कुल, उसने पहले प्रभात को मारा होगा और फिर वो उसके घर गया होगा। रात का वक्त था, इसलिए जाहिर है सब लोग सो रहे होंगे और इसलिए वो दीवार फांद कर कुंडी तोड़कर घर में घुसा होगा। उसे कहीं विश्वास था कि तनु और छोटू कुछ नहीं बता पाएंगे, इसलिए रज्जी और छोटे बच्चे को मारने के बाद वो उन दोनों के पीछे भागा नहीं, ना ही उन्हें ढूंढने की कोशिश की, बल्कि मरी हुई रज्जी का रेप करने लगा। ये ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने वाला घर में सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के फितूर को शांत करने आया था। अपने नेटवर्क को और भी ज्यादा एक्टिवेट करो, खबरियों की मदद लो और ये जानने की कोशिश करो कि उनकी फैमिली में दूर दूर तक ऐसा कोई रिश्तेदार है जिसकी सेक्सुअल दरिंदगी की हिस्ट्री हो। ओके सर। ओके सर। वैसे तो बहुत नौटंकी आते ही इधर साहब, पर एक बेवड़ी ने ना हमारी नाक में दम कर रखा था। ऐसा क्या करता है वो? पता नहीं कहाँ से साहब सेक्स बढ़ाने की दवा खाकर आता था। हमने तो अपनी लड़कियों को समझा दिया साहब कि अगर ज्यादा परेशान करे ना तो ऐसी एक्टिंग करना कि जैसे मर गई, पर साला तब भी नहीं मानता था। अरे डेड बॉडी से भी करने को तैयार हो जाता था। सेक्स के लिए पागल है साला। इस लीड पे काम करो, हो सकता है कि इसका कोई रिश्ता हो इस ट्रिपल मर्डर से। यस सर, हमने हर कोठे पे अपने आदमी प्लेस कर दिया। वहां के लोगों को भी कह दिया है कि जैसे ही वो आए हमें इशारा कर दें। अमीर शेख, अमन का बड़ा भाई। अमन ने मुझे रज्जी के साथ वाला वीडियो दिखाया था। रज्जी बहुत सुंदर थी। मैं उसे हर हाल में पाना चाहता था, भले ही एक रात के लिए सही। लेकिन वो लोग शहर छोड़ के जाने वाले थे, तो मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी। फिर उस रात
जब मैं अपने काम से वापस लौट रहा था तब मैंने प्रभात को देखा। उसके घर गया। अपने पागलपन में मैंने तो बस इसलिए मारा था ताकि वो बेहोश हो जाए और मुझे पहचान न सके। लेकिन वो तो मर गई। और वो बच्चा, उसकी आवाज मेरे कान में चुभ रही थी। इतनी हैवानियत, इतनी दरंगी। एक छोटी सी नन्ही सी फैमिली इतनी यातनाओं से गुजर रही थी और किसी को पता नहीं था। एक तरफ अमन रज्जी को ब्लैकमेल करके सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा था, तो दूसरी तरफ तन्नू ने जब पता किया कि उसके छोटे भाई के दोस्त के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था तो वो अपने भाई को बचाने की कोशिश में लग गई। दोनों ने सेम गलती की, बात को छिपा कर रखी। अगर रज्जी ने आवाज उठाई होती या तन्नू ने भी आवाज उठाई होती ना, तो या तो यह हादसा होता ही नहीं या फिर कातिल बहुत पहले पकड़ा जा चुका होता। और रही बात समीर की, तो वो न सिर्फ अपनी सेक्स की ताकत बढ़ाने की दवाइयों का डबल डोज ले रहा था, बल्कि अपनी पत्नी को गलत दवाइयां देकर एक जिंदा लाश बनाकर रख रहा था ताकि वो अपने सेक्सुअल इरादों को उसके साथ जी सके। हर बीमारी का इलाज होता है अगर सही समय पर पहचान ली जाए तो। अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को छिपाने के बजाय उसे शेयर करें, सही लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें, तो बड़े से बड़ा हादसा होने से टल सकता है।